The next type of figures of speech is based on contrast. अगला प्रकार विरोध, फर्क या असमानता पर आधारित है, जिसमें एंटीथेसिस यानी कि विलोम या फिर विरोधालंकार, पैराडॉक्स यानी मिथ्याभास या फिर परोक्ष अलंकार, ऑक्सीमोरॉन यानी विरोधाभासी अलंकार, आयरनी यानी विडंबना, व्यंग्योक्ति या ताना मारना ऐसे अलंकार, उसके साथ साथ यूफेमिज्म यानी मंगलभाषी या फिर प्रियोक्ति, शिष्टोक्ति या फिर मृदु उक्ति ऐसे अलंकार शामिल है। तो चलो एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट इज एंटीथेसिस, विरोधालंकार जिसे कहते हैं विलोम अलंकार। एंटीथेसिस which literally means opposite. In antithesis, a striking opposition of contrasting words or feelings are expressed in the same sentence. It is employed to emphasize contrast. इसका शब्दशः अर्थ है विरोधी। एक वाक्य में विरोधी शब्द, विरोधी भावनाएं व्यक्त की जाती है। विरोधी परिस्थिति और विरोधी भावनाओं को उजागर करने हेतु विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम पहला उदाहरण देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। In this line, we see the striking opposition of abilities listening versus speaking. The meaning of the sentence is understood after rereading that one should listen to all but give opinion or advice to only few who really want it. तुम्हारे कान सबको दो, यानी कि अच्छी तरह से सुनो, परंतु गिने चुने लोगों को ही आवाज दो, यानी कि सलाह दो या फिर उनसे बात करो। सुनना और बात करना ये विरोधी परिस्थितियां, विरोधी क्षमताएं यहाँ पर इस उदाहरण में हमें देखने को मिलती है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। इन द अबव स्टेटमेंट वी सी द कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्रपोज एंड डिस्पोज। यहाँ पर इंसान चाहे और भगवान बिगाड़े, चाहना और बिगाड़ना, इच्छा रखना और इच्छा को पूर्ण न करना, ऐसी विरोधी परिस्थितियां हमें इस वाक्य में दिखाई देती है। तीसरा उदाहरण, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग। प्यार आदर्शवादी है और विवाह वास्तववादी है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना चांदी की तरह है और चुप रहना सोने के जैसा है। यहाँ पर भाषांतर की वजह से थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सिल्वर और गोल्डन यहाँ पर हमें विरोधी परिस्थितियाँ नजर आती है। पेशेंस इज बिटर बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट। यहाँ पर बिटर यानी कड़वा और स्वीट यानी मीठा, मधुर, ये विरोधी शब्द उपयोग में लाए गए हैं, जिससे एक विरोधाभास तैयार होता है। तो इस तरीके से एंटीथेसिस के उदाहरण हम देख सकते हैं। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है जो विरोधाभास पर आधारित है, उसका नाम है पैराडॉक्स यानी मिथ्याभास। पैराडॉक्स इज अ फिगर इन विच अ ट्रूथ इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ एन अपरेंट एब्सर्डिटी और कॉन्ट्रडिक्शन। Paradox is a statement that appears at first to be contradictory, but over rethinking it makes sense. This poetic device is commonly used to make readers discover the underlying logic in a seemingly self-contradictory statement or a phrase. इसमें सत्य कथन उल्टे तरीके से किया जाता है। एक बार सुनने या पढ़ने से हजम न होने वाली बात बताई जाती है, परंतु फिर से पढ़ने के बाद और अच्छी तरह से समझने के बाद भरोसा हो जाता है कि वह सत्य कथन है। इसका प्रयोग वाचकों को या श्रोताओं को छिपा अर्थ तर्क समझाने हेतु किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। द स्टेटमेंट अबव सीम्स unconvincing initially, but after rethinking, we understand that the power of written
inspiring words with pen is always greater than the power of any weapon like sword. पेन या कलम तलवार से भी अधिक ताकतवर होती है। यह वाक्य हमें एक बार पढ़ने से तो अजीब लगेगा, क्योंकि तलवार एक हथियार है और पेन एक साधन है लिखने का। तो तलवार से वो ताकतवर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम उसके पीछे जो तर्क है या फिर उसके पीछे जो विचार है वो देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि सचमुच में शब्दों की ताकत जो पेन से तैयार की जाती है, पेन से लिखा जाता है, वो हथियार की ताकत से कई गुना ज़्यादा होती है। सो पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड, ये एक पैराडॉक्स का उदाहरण है। द मोर यू गिव द मोर यू गेट, ऐसे कैसे हो रहा है? जितना अधिक दोगे उतना अधिक मिलेगा। यहाँ पर हम फिर से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी हेल्प। जब भी हम किसी को आदर देंगे तो हमें आदर मिलेगा। यहाँ पर वाक्य में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि अगर जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा, लेकिन क्या, ये हम समझने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ, हम किसी की भलाई करेंगे तो हमारी भलाई होगी, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद होगी, हम आदर देंगे तो हमें आदर मिलेगा। इस तरीके से द मोर यू गिव द मोर यू गेट, ये एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। लिविंग इन द प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर, लिविंग इन द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट में रहकर भविष्य अपना सुधारना है या फिर भविष्य के लिए हमें प्रेजेंट में अच्छी तरह से जीना पड़ेगा। द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू, किसी भी मसले से अंदर जाने से ही बाहर का रास्ता निकलता है। द लाउडर यू स्पीक द लेस दे हियर, जितना चिल्लाओगे वे उतना ही कम सुनेंगे। ये एक बार पढ़ने से हमें अजीब लगते हैं वाक्य, लेकिन फिर से पढ़ते हैं तो हमें इसकी सच्चाई समझ में आती है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यानी कि विरोधाभासी कथन। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर through which two contradictory qualities of the same thing or person are predicted at a time. An adjective is added to a word of quite a contrary meaning. As a literary device, oxymoron has the effect of creating an impression, enhancing a concept, and even entertaining the reader. इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के दो विरोधी गुण एक ही साथ बताए जाती है। प्रभावशाली लेखन किसी संकल्पना की गहराई को और उजागर करने के लिए, श्रोताओं को मनोरंजन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। सना एट द होल पीस ऑफ पाई। अ पीस कैनॉट बी कॉल्ड एज होल, or a whole thing cannot be called as a piece. Yet, here in this expression, whole piece, we are convinced what the speaker wants to say about the piece. सना ने पाई या फिर केक का पूरा टुकड़ा खा लिया। टुकड़ा पूरा कैसे हो सकता है या फिर पूरी चीज़ को टुकड़ा कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये एक ऐसी जोड़ी होती है शब्दों की जिसका मतलब सुनने वाला बराबर समझ लेता है, लेकिन अगर हम इसके व्याकरण में जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा, और इसी को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। अगर किसी गर्भवती महिला के बारे में ये कहा जाए तो सर्जन जो ऑपरेशन करता है वो उसकी प्रसूति अच्छी तरह से होने के लिए वो कैंची का या फिर नाइफ का, छुरी का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से काइंड क्रूएल्टी मतलब उसने शल्य चिकित्सक की मतलब सर्जन की क्रूरतापूर्ण दया को स्वीकार किया है कि नहीं। तो इस प्रकार से काइंड क्रूएल्टी ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये जो शब्द रचना है वो सर्जन के लिए बराबर लागू होती है। ही इज एन ऑनरेबल विलन। अब कोई विलन ऑनरेबल कैसे हो सकता है? वह एक सम्माननीय खलनायक है। मूवीज में या फिर
सिनेमा में कुछ ऐसे खलनायक होते हैं जिनका आदर या फिर जिनकी धौंस भी आदर के जैसे मानी जाती है। द कारपेंटर्स लेफ्ट द बेंच कंप्लीटली अनफिनिश्ड। सुतार या फिर लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई बेंच पूरी तरह से अधूरा रख के गए। अब पूरी तरह से किसी चीज़ को अधूरी कैसे रखी जा सकती है, मतलब पूरा काम नहीं हुआ, यही इसमें बताना है। और अंतिम उदाहरण है, द न्यू किटन्स एंजॉयड बीइंग अलोन टुगेदर। नए बिल्ली के बच्चे अकेले ही साथ साथ मज़े कर रहे थे। अब ये उन्हें अकेला छोड़ा गया था और कोई उन्हें परेशान करने के लिए नहीं जा रहा था, तो वो खुश थे। इस परिस्थिति को वर्णन करने के लिए अलोन टुगेदर ऐसा कहा गया है। और इन्हीं उदाहरणों को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अगला उदाहरण है आयरनी। आयरनी यानी कि विडंबन, व्यंग्योक्ति या फिर ताना मारना जिसे हम कहते हैं। Irony is a literary device in which contradictory statements or situations reveal a reality that is different from what appears to be true. Irony is the use of words, the natural meaning of which is just the opposite of what is intended to be expressed. The effectiveness of irony as a literary device depends on the reader's expectations and understanding of the difference between what should happen and what actually happens in a literary work. इसमें जो दिखता है वह होता नहीं है, ऐसी परिस्थिति का वर्णन होता है। इसमें शब्दों की मूल अर्थ से विपरीत अर्थ जताया जाता है। पढ़ने वाले या श्रोताओं की अपेक्षाओं पर व्यंग्योक्ति का परिणाम निर्भर होता है। जो अपेक्षित है उससे कुछ उल्टा भिन्न दर्शाया जाता है। उदाहरण से और हमें अच्छी तरह से समझेगा। यहाँ पर वर्बल आयरनी या शब्दों की रचना से होने वाला विरोध हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। कमिंग होम टू अ बिग मेस एंड सेइंग इट्स ग्रेट टू बी बैक। जब कोई लोग थक कर बाहर से घर आते हैं तो बहुत ही परेशानियों का वो सामना करते हैं, फिर भी घर आना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कहते हैं। बोलकर जो कहा गया है उसमें एक विरोध नजर आता है। सिचुएशनल आयरनी, अ फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन। अग्निशमन दल का दफ्तर जल गया। अग्निशमन दल का काम ही होता है आग को बुझाना, लेकिन उसका ऑफिस ही जल गया। ये एक अजीब विरोधी परिस्थिति है। विनर ऑफ अ स्पेलिंग बी फेलिंग अ स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग बी जीतने वाले, प्रतियोगिता जीतने वाले विजेता स्पेलिंग परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। ये कैसी अजीबोगरीब परिस्थिति है। अ टी शर्ट विथ बाय अमेरिकन लोगो दैट इज मेड इन चाइना। जिस टी शर्ट पर लिखा है कि अमेरिकन चीज़ें खरीदो, वह टी शर्ट ही चाइना में बनाया गया है। तो इस तरीके से ये विरोधी परिस्थितियां हैं। बोला कुछ जाता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, या फिर जो परिस्थिति है वो उल्टी होती है जो दिखती है उससे। इस प्रकार से आयरनी, फिगर ऑफ स्पीच हमें समझ में आता है। इसका अंतिम उदाहरण है यूफेमिज्म। Euphemism is a literary device that allows one to say what he or she means indirectly without using straight words as a way of softening the impact of what is being said. The reason for this would be for the sake of politeness, discretion, and other means of diluting harshness of the communication. इसमें अप्रत्यक्ष रूप से सौम्यता का भाव लाने की, दुख या गंभीरता को कम करने का प्रयास होता है। विनम्रता, विवेकपूर्णता और सौम्यता का आभास निर्माण किया जाता है। इसलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को मंगलभाषी, प्रयोक्ति एवं मृदुभाषी अलंकार कहा जाता है।
उसके उदाहरण देखिए। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे येस्टरडे। पास्ड अवे ये डाइड के बदले उपयोग किया जाने वाला शब्द है, जिससे मर जाने से गुजर गए ऐसा कहना थोड़ा और अच्छा लगता है। अगला उदाहरण है दे आर इकोनॉमिकली चैलेंज्ड। इकोनॉमिकली चैलेंज्ड ये पुअर बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड न्यू पॉलिसी फॉर दिव्यांग्स। यहाँ पर हैंडीकैप्ड यानी अपाहिज इस शब्द के बजाय दिव्यांग्स ये शब्द प्रयोग किया गया है। डू वी हैव अ रेस्ट रूम अराउंड। यहाँ पर टॉयलेट की जगह पर रेस्ट रूम इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑफ द रोड्स। जेंटलमैन ऑफ रोड्स का मतलब होता है होमलेस पर्सन। यहाँ पर होमलेस बोलने के बजाय जेंटलमैन ऑफ द रोड्स कहा गया है। तो इस प्रकार से यूफेमिज्म यानी मंगलभाषी अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बुरी बातों को ढका जाता है या फिर दुख भरी बातों को ढका जाता है और थोड़ा सौम्य शब्द प्रयोग किया जाता है।